नमस्कार दोस्तों। तो क्या भारतीय जनता पार्टी का नाम साजिश पार्टी भी रख देना चाहिए? तमाम सारे लोगों ने तमाम नामकरण किए। यह नामकरण भी आज वाजिब लगता है। क्या भारतीय जनता पार्टी का नाम एक डरपोक पार्टी के तौर पे भी रख देना चाहिए? आज यह भी नामकरण हो रहा है। आज नामकरण हो रहा है कि नरेंद्र मोदी को हवा निकल गई मोदी के नाम से भी बुलाना चाहिए। तो आज वह भी दिखाई दे रहा है। आज दिखाई दे रहा है कि किस तरह की साजिशों का दौर चल रहा है और उससे नैरेटिव क्या बनाने की कोशिश हो रही है। और जो नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है, क्या वो नैरेटिव बनाने में नरेंद्र मोदी, भाजपा, आरएसएस सफल हो पा रहे हैं? कितना सफल हो पा रहे हैं? शायद यह आज चर्चा का विषय होना चाहिए। क्यों चर्चा का विषय होना चाहिए? एक छोटी सी घटना से शुरू करता हूं। एक देश के बहुत नामचीन वकील हैं जिनका नाम है अभिषेक मनु सिंघवी। वो राजस्थान से आते हैं और कांग्रेस के लीगल सेल के प्रमुख, सुप्रीम कोर्ट के एक बेहतरीन वकील के तौर पे उन्हें जाना जाता है, श्रेष्ठ वकीलों में। और आज चूंकि बहुत सारे वकील जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उसके बाद में उनकी रैंकिंग आज नंबर 1 पर। जिनकी आज नंबर 1 पे रैंकिंग हो, जिनकी एक बार की अदालत में आपकी पेशी के लिए जाने की फीस 20 लाख रुपए हो, तो आप सोचिए उसके लिए कुछ हजार कुछ क्या मायने रखेंगे। इस तरह की स्थिति है। जो इतना अच्छा वकील हो कि कांग्रेस से चिढ़ने वाली टीएमसी भी, ममता बनर्जी भी उन्हें अपना वकील बनाती हो, और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी अपने मुकदमे में उन्हें ही अपना प्रधान वकील बनाती हो, और वो तमाम सारे राज्यों और तमाम सारे बड़े बड़े लोगों के वकील हो। जो लोग लगता है कि लॉ पर डिस्कस होना चाहिए, वो उनके पास जाते हैं। यह अभिषेक मनु सिंघवी की ही सफलता थी कि भारत के इतिहास में पहली बार, न्यायिक इतिहास में, किसी नेता को चुनाव प्रचार करने के लिए भी जमानत दी गई, और एक बार नहीं, 2-2 बार दी गई। यह अभिषेक मनु सिंघवी की ही सफलता थी कि अरविंद केजरीवाल को जेल जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं देना पड़ा था, और 2 बार वो बतौर मुख्यमंत्री ही जेल में रहे। तो आप समझ सकते हैं उस अभिषेक मनु सिंघवी की बात कर रहा हूं। तो वो अभिषेक मनु सिंघवी। वही दूसरी तरफ आप देख लीजिए, एक सिटिंग जो है मुख्यमंत्री थे झारखंड के, और उनका नाम सभी कोई जानता है। आज फिर से वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं, हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन को एक झूठे मामले में जेल भेज देती है ईडी, और उनके लिए भी सेम ग्राउंड पर उनके वकील उसी सुप्रीम कोर्ट से बेल मांगते हैं, नहीं मिलती है। उसी सुप्रीम कोर्ट में उन्हें कोई रेमेडी नहीं मिलती। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी घुमा फिरा के इधर उधर लॉ पॉइंट समझा के बेल और सारे जजमेंट करा ही लेते हैं। यह उनकी खूबी है। तो यह मैं इसलिए बता रहा हूं इतना कि उसके बाद में फिर अभिषेक मनु सिंघवी से लास्ट में उन्होंने जब सलाह मशविरा किया, तब कहीं उनके केस में एक शानदार जजमेंट आया। तो यह अभिषेक मनु सिंघवी की खासियत है। उन अभिषेक मनु सिंघवी, वो कांग्रेस के तेलंगाना से राज्यसभा सदस्य हैं। उसके पहले उन्हें हिमाचल से राज्यसभा सदस्य बनाने का हुआ था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के ही कुछ गद्दारों ने बेईमानी करके भाजपा के लोगों को वोट दे दिया, और करके जिस तरीके से उन्होंने सरकार गिराने की साजिश रची, वो किसी से छिपी नहीं। बहरहाल अभिषेक मनु सिंघवी
राज्यसभा सदस्य बन जाते हैं। राहुल गांधी उन्हें राज्यसभा सदस्य बना देते हैं, तेलंगाना से बना देते हैं। तब भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के होश फाख्ता हो जाते हैं और उनको 222 नंबर सीट अलॉट होती है और उस सीट पर वो जब जाते हैं कुछ ही घंटे जो है उस पर बैठते हैं और उसके बाद में अपनी कोर्ट चले जाते हैं। एक दिन बाद अब शोर मचाया जाता है कि उस सीट पर 50,000 रुपए का एक बंडल मिला है, नोट का बंडल। ठीक है, मिला होगा। तो यदि 50,000 के नोट का बंडल मिला है तो राज्यसभा पूरी सीसीटीवी कैमरे से, सदन तो कवर्ड है, देखिए कि वो कौन बंडल लेके आया है और किसने क्या किया है। बंडल कहां से आया, साजिश किसने रची, इसका तो खुलासा होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए। क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी के लिए 50,000 कोई मायने नहीं रखता है। और वो सदन में 50,000 रुपए क्यों लेके आएंगे, क्यों वहां छूट गए? यदि उन्हीं के थे तो वो निश्चित रूप से क्लेम करते, क्योंकि वो जितना इनकम टैक्स देते हैं, बहुत कम वकील हैं जितना इतना इनकम टैक्स देते हो। तो जो इतना हैवी इनकम टैक्स देता है, सारी चीजें करता है, उसको क्या फर्क पड़ता है? वो कहता हाँ मेरा ही था बंडल, छूट गया। लेकिन आप ये सोचिए कि सिर्फ 50,000 रुपए, इतनी तुच्छ सी हरकत, साजिश किसने रची है, खुलासा होना चाहिए। लेकिन खुलासे के लिए या साजिश के लिए नहीं हुआ है, ये इसलिए हुआ है क्योंकि सदन में चर्चा चल रही है, बवाल हो रहा है कि अदानी मोदी चोर है, अदानी मोदी भाई भाई, और न जाने क्या क्या बोला जा रहा है। सदन के बाहर, क्योंकि सदन में बोलने नहीं दिया जाता है, तो सदन के बाहर आकर के सदस्य मुंह पर काली पट्टी बांध करके राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में सदन परिसर में, मतलब जो है संसद परिसर में, वो मानव श्रृंखला बना करके रैली निकालते हैं, वहां पर विरोध करते हैं और वहां सच बताते हैं। और सच लगातार सामने आ रहा है। किस तरीके से आंध्र प्रदेश पर यह दबाव डाला गया कि आप अडानी की बिजली खरीदिए। उन्होंने कहा हम इतनी महंगी बिजली नहीं खरीद सकते हैं। तो उन्होंने कहा हम आपको, भारत सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार आपको 1400 करोड़ रुपए सब्सिडी देगी, लेकिन आप खरीदिए महंगी बिजली अदानी की। यानी सरकार खुद न दे करके मोदी यो घुमा घुमा के पैसा देते हैं अडानी को। तो यह खेल चलते हैं और लगातार राहुल गांधी करते हैं, कांग्रेस करती है और दूसरे करते हैं। अब लोग कई पूछते हैं कि अडानी पर ही इतना फोकस क्यों है। मैं बताता हूं अडानी पर इतना फोकस क्यों। आपको आज रोजगार नहीं मिल पा रहा है, उसका कारण अडानी है। क्योंकि भारत सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपया सिर्फ अभी पिछले उसमें माफ कर दिया अडानी और उनके जैसे पूंजीपतियों का, 10 लाख करोड़। और उसके बाद आप देखिए, आपके लिए रोजगार जनरेट करने के लिए, अब जो मौजूदा रोजगार है उन पर भर्ती करने के लिए पैसा चाहिए, तो वो है नहीं। सिर्फ भारत सरकार के 35 लाख से अधिक पद खाली पड़े हुए, और राज्यों के भी जोड़ ले तो करीब करीब सब मिला के 1 करोड़ के आसपास के पद सभी जगह मिला के खाली पड़े। सिर्फ टीचर्स और पुलिस के जो पदों की बात करें तो वही 15 लाख के आसपास खाली पड़े हुए। तो इस तरीके से तमाम विभागों में, तमाम जगह, और जो भरे दिखाए जा रहे हैं उनमें आउटसोर्स के जरिए भरे हुए हैं, असलियत में वहां भर्ती हुई नहीं, वो खाली है पद। तो यदि आप इसको देखिएगा तो आज 70% पदों पर आउटसोर्स लोग भर्ती कर दिए गए।
सरकारी पद को धीरे 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 खा जा रहे हैं। यह स्थिति है। तो जब यह खेल चल रहा हो तब सवाल आता है क्यों नहीं हो रहा है। आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट से और पेट्रोलियम से जिस तरह से बचत हुई है, 36 लाख करोड़ रुपया सिर्फ टैक्स का नरेंद्र मोदी की सरकार के दौरान, और वो भी सिर्फ 5 साल में वसूला गया आपसे 36 लाख करोड़। 36 लाख करोड़ यदि वसूला जा रहा है तो साहब आपको भी उसका कुछ तो लाभ मिलना चाहिए। लेकिन नहीं, जब पेट्रोलियम क्रूड ऑयल 116 रुपए था, सॉरी $116 का था, उस समय भारत में पेट्रोल 70 रुपए और डीजल 56 रुपए मिल रहा था। लेकिन जब क्रूड ऑयल $70 का है, उस समय आपको मिल रहा है 100 रुपए में करीब करीब पेट्रोल और जो है 90 रुपए के आसपास का डीजल। अब आप सोच लीजिए, तो पैसा किसकी जेब में जा रहा है? फिर तो रोजगार नहीं मिल रहा है, लेकिन इधर पैसा आ रहा है। और वो सब पैसा कहां मूव किया जा रहा है? वो मूव किया जा रहा है कि एक तो सरकार बची रहे और इन पूंजीपतियों को पैसा दिया जाए दिया जाए दिया जाए। लूट की स्थिति, बैंकों से पैसे कर्ज माफ कराए जा रहे हैं, और सिर्फ सरकारी बैंकों से नहीं, प्राइवेट बैंकों पर भी दबाव डाला जा रहा है, उन पर भी वो किया जा रहा है। यह अब स्थिति आ गई। भारत का जो बजट है उससे कई गुना ज्यादा, जो जीडीपी है उससे कई गुना ज्यादा भारत पर कर्ज है। तो इतना कर्जदार भी होता जा रहा है, रोज बरोज कर्ज बढ़ रहा है, तो पैसा जा कहां रहा है? यही तो मैं कह रहा हूं, जानिए। इसीलिए अडानी का विरोध, कि रोजगार अडानी खा रहा है, महंगाई आपको रोज बरोज झेलनी पड़ रही है ड्यू टू अडानी, और आपके घर में जो बर्बादी है उसका भी कारण अडानी। तो इससे समझ लीजिए, अडानी आपकी किसानी पर कब्जा करेगा, आपके पोर्ट पर कब्जा करेगा, एयरपोर्ट पे कब्जा करेगा, सड़क पे कब्जा करेगा, कौन सी जगह छोड़ेगा? जल, जमीन, जंगल सब खा लेगा। पर्यावरण रोज बिगड़ता जा रहा है, प्रदूषण पूरा हावी है, और अडानी को जंगल काटने की मंजूरी मंजूरी और मंजूरी। धरती का खनन खनन और खनन, सब कुछ हो रहा है। इसलिए इसका विरोध, और इससे दाग पे आप चर्चा ना करें, इसके लिए हिंदू मुस्लिम के दंगे कराए जाएंगे। बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, लेकिन उस पर नरेंद्र मोदी न एक चिट्ठी लिखते हैं, न नरेंद्र मोदी एक भी बयान देते। क्यों? क्योंकि ये नरेंद्र मोदी बोल देंगे तो बांग्लादेश अडानी का ठेका रद्द कर देगा, और अडानी का ठेका रद्द हुआ तो मोदी कांपने लगते हैं। मोदी श्रीलंका के लिए भी एक शब्द नहीं बोलेंगे, क्योंकि अडानी की बिजली वहां भी जा रही है, और वहां बिजली बोर्ड के चेयरमैन ने कहा था कि हमें राष्ट्रपति ने बताया कि नरेंद्र मोदी का फोन आया था, उनका दबाव है कि वो बिजली का ठेका उन्हें ही देना है, इसलिए देना पड़ा था, उसने मंजूर किया। तो सोचिए, तो इसलिए जब तमिलियंस के ऊपर अत्याचार होता है वहां, तो उस पर भी नरेंद्र मोदी नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अडानी का ठेका रद्द हो जाएगा। इजराइल से गले लग के रहेंगे, उसे सबसे ज्यादा दोस्त बताएंगे जिसने हमें कभी साथ नहीं दिया, हमारा भला नहीं किया, वो सिर्फ गलत काम करता है। और जो फिलिस्तीन भारत का सदियों साथ रहा, उस फिलिस्तीन के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। अब आप सोचिए, क्यों? क्योंकि इजराइल अडानी के लिए पोर्ट खोल देता है और अडानी के लिए काम दे देता है, कुछ और नरेंद्र मोदी के चहेते लोगों को काम दे देता है। इसी तरीके से चाइना के साथ है। चाइना हमारी जमीन हड़पता जा रहा है, सब कुछ करता जा रहा है, सारी चीजें,
624 गांव बसा लिए, लेकिन उस पर नहीं बोलेंगे नरेंद्र मोदी। क्यों? वो हमारे 20 सैनिकों को भी मार डालेगा, नहीं बोलेंगे। यानी अडानी के चक्कर में हमारे सैनिक भी मारे जा रहे हैं, और नरेंद्र मोदी कहेंगे कुछ नहीं है, सब अच्छा है। क्यों? क्योंकि अडानी का धंधा चाइना से चलता है। सारा चाइना से व्यापार कितना बढ़ गया है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आरबीआई की रिपोर्ट देख लीजिए। हमारा व्यापार घाटा कितना ज्यादा है ये भी देख लीजिए, और जो विश्व बैंक ने रिपोर्ट जारी की है वो देख लीजिए, खुद पता चल जाएगा। भारत कभी सपने में नहीं सोच सकता था कि उसे पंगु बना दिया जाएगा। इस चक्कर में भारत में प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, और जब प्रोडक्शन बंद होगा तो आपके रोजगार बंद होंगे, तो न सरकारी क्षेत्र में रोजगार मिलेंगे न निजी क्षेत्र में मिलेंगे, और फिर आपकी शिक्षा को बर्बाद किया जाएगा। क्योंकि यदि आप बहुत शिक्षित रहेंगे, ज्ञानवान रहेंगे, तो आप सवाल कर लेंगे, आप सच जान जाएंगे। इसलिए आपको उस पर डिस्कशन नहीं करना, आपको ऐसी शिक्षा देनी है कि बस आप चलते चले जाइए, बस काम हमें वो है और कुछ नहीं। और अडानी के चक्कर में कनाडा से संबंध खराब होंगे, और हमारे 30 लाख लड़कों के जो वर्क परमिट थे वो रद्द होने की स्थिति में। 30 लाख बच्चे, यानी जो भारत को धन भेजते थे वो भी धन भेजने के बजाय वो बेरोजगार होके आएंगे। यहां वालों को आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, तो यही एक दूसरे में कत्लेआम होगा, लड़ाई होगी और दंगे फसाद होंगे। यह साजिश है, इसलिए राहुल गांधी इस पर बोलते हैं। यानी देश की हर समस्या की जड़ अडानी में, इसलिए राहुल गांधी उस पर सवाल उठाते हैं। ये तो हुई दूसरी बात। अब तीसरी बात आ जाइए। भारत के अंदर जिस तरह नफरत फैलाई गई है, सब हुआ है। भारत की जुडिशियरी से बड़ी उम्मीदें की जा रही थी, क्योंकि इतनी मजबूत बनाई गई थी कि लगता था कुछ करेंगे, लेकिन आज उम्मीद खत्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जस्टिस रहे जस्टिस मार्कंडे काटजू ने कहा कि उम्मीद नहीं की जा सकती मौजूदा चीफ जस्टिस से भी कि वो कुछ करेंगे, क्योंकि उनमें इतनी हिम्मत नहीं है। तो इसको लेके एक बहुत अच्छी सी वो है, एक सार्वजनिक कार्यक्रम था, उसमें एक जस्टिस ने एक सीनियर और बड़े योग्य व्यक्ति से सवाल किया कि आप भारत के नागरिक की हैसियत से भारत की जुडिशियरी में क्या देखना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम सिर्फ, उन्होंने जो शब्द बोले, स्पाइन स्पाइन और स्पाइन, यानी रीढ़ रीढ़ और रीढ़। यानी आप समझ लीजिए, भारत की न्यायपालिका के रीढ़ नहीं रह गई है, वो कोई फैसले हिम्मत से, ताकत से नहीं बता पाती, रीढ़ विहीन न्यायपालिका हो गई है यह विषय। इसलिए सवाल है। तो जो सवाल आता है, जस्टिस नरीमन जो रहे हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहे, उन्होंने कहा भारत के इतिहास में जो न्यायिक इतिहास है उस पर कलंक है बाबरी मस्जिद और राम मंदिर विवाद के मामले में फैसला, क्योंकि यह फैसला न्याय की कसौटी पर नहीं हुआ, संविधान की कसौटी पर नहीं हुआ, यह फैसला पूरी तरीके से संप्रदायवाद पर हुआ। यह फैसला बहुसंख्यक को खुश करने के लिए हुआ, यह सरकार को खुश करने के लिए हुआ, क्योंकि जजमेंट में ही बताया गया है कि कहीं पर भी अंदर नीचे उसके मस्जिद के कोई भी राम मंदिर का अवशेष नहीं मिला है। सिर्फ मान्यता के आधार पर, लोगों की मान्यता के आधार पर उसे राम मंदिर के लिए दे दिया गया और यह समझौता कर दिया गया, यानी न्याय से समझौता किया गया। तो यह इस फैसले का सच था। इसलिए तो यही विवाद को फिर खत्म करने की बजाय आगे बढ़ाने का रास्ता बन गया, और इसी की वजह से आज संभल हो रहा है, इसी की वजह से तमाम और हो रहे। तो जो लोग
आज दोष देते हैं, क्योंकि मरते कौन है? सड़क पर मरने वाले आपके लोग होते हैं। एक उदाहरण दे रहा हूं कि एक बस आ रही थी, कन्नौज के पास में एक्सीडेंट होती है, 8 लोग एट स्पॉट मर जाते हैं, 40 से अधिक लोग घायल होते हैं और उन्हें हॉस्पिटलाइज किया जाता है। पता नहीं उनमें से कितने बचेंगे, कितने मरेंगे, भगवान जाने। तो ये बेकसूर लोग इसलिए मारे जाते हैं क्योंकि खेल हुए होते हैं। जो पैसा रोड सेफ्टी पर लगना चाहिए वो अडानी के पास से आ रहा है। यानी आपकी कहीं पे मौत हो रही है, उसकी वजह अडानी बन रहा है, नरेंद्र मोदी बन रहे हैं, उनकी नीतियां बन रही। इसलिए वो साजिश रचते हैं कि आप मुद्दे पे चर्चा ना करें, आप बात ना करें कि राहुल गांधी ने आज तक जो कहा वही सच साबित हुआ है, चाहे पिछले 10 साल में कोई भी चीज उठा के देख लीजिए। तो जब सच वही साबित हुआ है तो साहब उसी सच से तो डर लगता है, इसलिए साजिश रची जाती। तो ये पहचानिए, साजिश इस तरह रची जाती है, यदि अपने वोट में कहां क्या सच्चाई है, वो बैलेट का एक प्रयोग करने का वह गांव सोचता है मार्कवाड़ी, तो महाराष्ट्र का, तो उस गांव के 200 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती। यानी सच बोलना इतना बड़ा गुनाह हो गया है, फिर भी लोग सच बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं। मैं खुद आपके सामने उदाहरण। तो इसकी चिंता नहीं, जिंदगी एक है, मरना तब भी है, मरेंगे अपनी शर्तों पे, क्योंकि रीढ़ नहीं झुकाई। जय